ये अगर आप देखिए नंबर्स थे रिलायंस के और 1090 के स्तर पे 3 रुपये ऊपर ही कारोबार कर रहा है। आई थिंक रिलायंस एक पॉइंट है, उसके बाद अगर आप देखें क्रूड एक पॉइंट है। आई मीन लेट्स फॉरगेट जियो फॉर द टाइमिंग, लेट्स फोकस ऑन कोर बिजनेस। आई मीन पेट्रोकेमिकल कारोबार, हम उसके बारे में बात करते हैं। मिस्टर मुखर्जी, नाउ ऑन रिलायंस एंड स्पेशली द क्रूड फैक्टर विच इज ड्राइविंग आई मीन ONGC राइट नाउ एज वेल, एग्जैक्टली क्रूड और इसकी डेवलपमेंट स्टोरी जो है एग्जैक्टली इसके साथ साथ आप उनको कैसे प्ले करना चाहेंगे? आप रियली मानते हैं कि क्रूड अब एक ऑन द राइजिंग नोट है और ये सस्टेन करेगा हायर लेवल्स को, और ऐसे में आपकी इन्वेस्टमेंट थीम, आपका स्टॉक सिलेक्शन कैसा होना चाहिए? Look, I have to confess, I've got no view on crude. I'm not a commodity expert. Neither have I got any view on RIL. To the extent anybody's interested in the sector, the oil marketing companies look to be well-run companies. Historically, the government of India had loaded the OMCs with subsidy burden. With the subsidy burden gone, the OMCs look to be long-term beneficiaries of a country where clearly road traffic will grow, demand for fuel will grow, and the OMCs will remain structural beneficiaries of that. The big risk there being, as elections approach in 2019, will the government once again start subsidizing petrol and diesel? But barring subsidy burdens, if subsidy burdens don't come back, then OMCs I think look like a good structural long-term bet. जी, लेकिन नताशा, रिलायंस पर आपका व्यू क्या है, और कोई भी स्ट्रेटेजी बनानी हो तो क्या आप नंबर्स का वेट करेंगे या फिर इन लेवल्स पर भी अच्छा लग रहा है? देखिए, नंबर्स जब आने वाले हों तो बेटर यही रहता है कि आप नंबर्स के लिए वेट करिए। तो ऑल्दो स्पेसिफिकली रिलायंस हम लोग के कवरेज में नहीं है, तो आई कैन नॉट गिव एनी स्पेसिफिक व्यू ऑन इट। लेकिन जो 2-3 चीज़ें हैं वो याद रखनी चाहिए कंपनी के बारे में, कि उनका जो ग्रॉस रिफाइनिंग मार्जिन है अब वो धीरे धीरे नीचे की तरफ ट्रेंड करना चाहिए एज़ कम्पेयर टू व्हाट वी हैड सीन अर्लियर। मतलब $11.5 पर बैरल से वो अब एक्सपेक्टेशन यही है कि वो $9.5 पर बैरल के करीब आए। उसके अलावा जो रिलायंस जियो का जो बिज़नेस है उसमें भी EBITDA मार्जिन ब्रेक इवन आने में थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि जिस तरह से कंपनी ने अपने टैरिफ प्लान्स अनाउंस किए हैं उसकी वजह से जो ब्रेक इवन है उसमें टाइम लगेगा, और उसकी वजह से जो ये पूरा इन्वेस्टमेंट है जियो का उसको मोनेटाइज होने में भी टाइम लगेगा। इसको देखते हुए ये एक रिस्क है फ्रॉम अ लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव। लेकिन अगर कोई पोजीशन लेनी हो तो बेटर यही रहेगा कि पहले नंबर्स आ जाएं, उसके बाद ही देखा जाए। गौरव, अभी थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर्स के बारे में बात करते हैं। आप ये देखिए कि निफ्टी का डाउनसाइड रेस्ट्रिक्ट करने में ICICI बैंक की बहुत बड़ी भूमिका है। आई मीन आज से 2 सेशन पहले जो हमने स्ट्रॉन्ग पुल बैक देखा था, उससे भी ठीक एक दिन पहले निफ्टी बैंक को 19,050 के नीचे ना ले जाने के पीछे एक ICICI बैंक बड़ा कारण था। ICICI बैंक को आप कैसे अप्रोच करेंगे? एंड फाइनली अगर मैं इस चार्ट को थोड़ा सा और बड़े प्रोस्पेक्टिव में देखूँगा, मैं ऑन वीकली और माइट बी ऑन मंथली, heading towards very nice, I mean, breakout, especially after 280. आपके अप्रोच क्या है इस पर? ये मैं सही कहा कि 278 280 का इमीडिएट रेजिस्टेंस है। अगर ये 278 सस्टेन अगर कर लेगा तो मुझे लगता है आपको पहला 300 और फिर 320 315 320 के लेवल्स आपको देखने मिल सकते हैं। काफ़ी अच्छा इसमें स्ट्रक्चर है, लेकिन ये काफ़ी नोटोरियस है। यहाँ से 275 280 जोन से बार बार ये रिवर्स हो जाता है, तो मैं कहूँगा आप फिलहाल वेट कीजिए। 280 का क्रॉस होता है तो आप बाय कर सकते हैं। आपको 270 272 का टारगेट होगा, स्टॉप लॉस होगा, ऊपर आपको 300 के ऊपर के आप लक्ष्य की उम्मीद कर सकते हैं। तो फिलहाल थोड़ा वेट कीजिए, मोमेंटम काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। जी, मिस्टर मुखर्जी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आपके जो FY17 के ईयर एंड टारगेट्स है सेंसेक्स पर वो 29,500 के हैं। तो पहला क्वेश्चन तो ये होगा कि क्या अभी भी आप उन टारगेट से स्टिक कर रहे हैं, और अगर हाँ तो कौन से वो सेक्टर्स हैं जो कि मार्केट्स को उन लेवल्स तक लेकर जा सकते हैं? So in June we said that our FY17 and target is 29,500 for the Sensex, as you just said. I don't see any reason to revise that. It's not as if between early June and now we've received any news which suggests that the economy is doing better. In fact, all the news from early June to now suggests that the economy is softening, earnings are weaker. So my reckoning is in the market as in totality is already fully valued. So we are at 28,000 odd in approaching Diwali, and hence if you ask me, the Indian market is fully valued, and hence sectoral breakouts are fairly unlikely. It's very difficult to say one sector will do well given that the market itself is fully valued.
undervalued. You've got some opportunities for stock picking, buying long-term compounders. But that apart, I don't see that much joy in buying the Indian market at the moment. The economy is soft, investment demand is softening further, banking sector is in bad shape, and hence don't see that much joy in buying the Indian market at the moment. अभी हम मिस्टर मुखर्जी के टारगेट्स की बात कर रहे थे, सुबह मिस्टर विकास खेमानी भी हमारे साथ जुड़ रहे थे एडवाइस कैपिटल से. एग्जैक्टली टारगेट्स को लेकर, मार्केट्स के बिहेवियर को लेकर आइए देखते हैं उन्होंने क्या कहा था. आई थिंक जितने भी फैक्टर्स हैं, मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर देखेंगे या फिर जो भी इम्प्रूवमेंट हो रहा है कॉर्पोरेट अर्निंग्स में, वो सब एक पॉजिटिव रुझान ही है. तो अगर इंडियन बाज़ार में आप देखेंगे तो लगभग जितनी भी गिरावट या कोई भी वॉलेटिलिटी आती है वो कुछ न कुछ ग्लोबल फैक्टर्स को लेके आती है. तो जब भी थोड़ा भी उधर कुछ माहौल के ऊपर अनिश्चितता बनती है तो उसका इफ़ेक्ट भारतीय बाज़ारों पर देखने को पड़ता है. पर वो एक रिस्क है, आपको हमेशा उसके साथ रहना पड़ेगा. मुझे लगता है कि भारतीय बाज़ार एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पोजीशन के अंदर है. मैक्रो फैक्टर सारे अच्छे, इंटरेस्ट रेट नीचे आ रही है, कॉर्पोरेट अर्निंग्स ऊपर जा रही है, जीडीपी ग्रोथ में बढ़ावा हो रहा है, इन्फ्लेशन नीचे में है. सो आप जितने भी फैक्टर्स को आप देखेंगे ये एक बहुत ही अच्छी सिचुएशन है. या और लिक्विडिटी सिचुएशन भी काफ़ी बेटर है, बोथ इन इक्विटीज़ एंड डेट. सो आई थिंक ओवरऑल सारा माहौल अच्छा है और ये माहौल मुझे लगता है एक स्ट्रक्चरल रुझान है. ये कोई शॉर्ट टर्म का कोई इंडिकेटर नहीं है. आई थिंक वी आर वेरी वेरी पॉजिटिव स्ट्रक्चरली ऑन इंडियन एक्विटीज़. तो यहाँ पर आपने विकास खेमानी का भी व्यू सुना, जो मानते हैं मार्केट्स के लिए भी सभी फैक्टर पॉजिटिव है और यहाँ से अगले 6 महीने में तेज़ी भारतीय बाजार में आ सकती है. लेकिन मिस्टर मुखर्जी, एक और क्वेश्चन होगा आपसे. बैंकिंग और इंडस्ट्रियल्स पर आप काफ़ी समय से बुलिश हैं, लेकिन मैं यहाँ पर क्वेश्चन पूछना चाहूँगी आईटी पर. पिछले पूरे हफ्ते अगर किसी एक सेक्टर पर हमारा फोकस रहा था तो वो था आईटी. क्रेडिट जाता है इन्फोसिस और टीसीएस के अर्निंग्स को लेकर, और जो नंबर्स आए हैं, जो प्रोजेक्शंस की जा रही थी उसी हिसाब से नंबर्स आए भी हैं. डिसअपॉइंटमेंट हुई है क्योंकि टीसीएस जैसे स्टॉक्स पर आप बुलिश रहे हैं. तो मैं जानना चाहती हूँ जो मैनेजमेंट की कमेंट्री आई, जो पिछले कुछ क्वार्टर्स की परफॉर्मेंस रही है, उसे आप कैसे एनालाइज कर रहे हैं और अभी क्या सेंस मिल रहा है आईटी को लेकर? So I've been worried about the IT sector for a couple of quarters now, and the reason, as I think, as you're rightly saying, is reasonably simple. Top line growth for the IT stocks is now at high single digits at best. Indian IT companies' customers are in the Western world. There's no real demand pickup for IT over there. So top line growth for Indian IT is at high single digits. They are facing operating margin pressure. So earnings growth therefore ends up at 4, 5, 6%, and most of the IT stocks trade at 14, 15, 16%. So your EPS, your PE multiples are in your high teens, and your EPS growth is in your 4, 5, 6% range, and therefore you really do have a valuation challenge for the IT sector in totality. Yes, there are one or two buys in the IT sector, but overall I think Indian IT does face a valuation challenge as growth, top line growth simply refuses to come back. इस बीच आज आप कुछ वीक स्ट्रक्चर्स को देखें, उसमें एचएल टेक्नोलॉजी शामिल है, उसमें सन फार्मा शामिल है, और अल्ट्राटेक सीमेंट को देखिए 4003. अल्ट्राटेक सीमेंट अपने नंबर्स के बाद Q1 नंबर्स के बाद डिलीवर ही नहीं कर पाया. बट लाइक लेट्स टेक टाटा मोटर्स एंड टाटा मोटर्स डीवीआर. गौरव, इन दोनों स्टॉक्स पे आपकी राय क्या है? आई मीन आप देखिए ना, आई मीन जस्ट पुटिंग इंस्टेंस ऑफ टाटा मोटर्स, 595 से ये स्टॉक घूमा सितंबर फर्स्ट वीक में. उसके बाद इस बार का अक्टूबर मिड का अटेम्प्ट इसको 580 के ऊपर भी नहीं ले जा पाया. फ्रैंकली स्पीकिंग इसने 580 भी नहीं छुआ. धीरे धीरे आपको लग रहा है कि ये स्ट्रक्चर थोड़ा वीक पड़ रहा है, एक बार के लिए अवॉइड करना है स्ट्रक्चर को चाहिए, या फिर आई मीन अप्रोच क्या सजेस्ट किया आप लोगों ने क्लाइंट्स को इस पर? देखिए शॉर्ट टर्म में हम काफ़ी नेगेटिव है. नेगेटिव इन द सेंस कि आप देखेंगे 555 560 लेवल ऐसे हैं जहाँ से आपको बार बार इसमें ट्रेडिंग शॉर्ट्स बनते दिखे जा रहे हैं, वहाँ सबको रिवर्सल्स दिखे जा रहे हैं. तो जब तक ये लेवल सस्टेन नहीं होते हैं, एक अपसाइड की बात फिलहाल नहीं करें. तो नीचे में ज़्यादा नहीं, 535 के लेवल्स आप उम्मीद कर सकते हैं कि एक बार ये टेस्ट कर लें. सेम गोज विद टाटा मोटर्स डीवीआर. 365 के जो लेवल्स है वहाँ पे बार बार एक रिवर्सल जोन देखा जा रहा है. जब तक ये उसको पार नहीं करेगा, ऊपर के लेवल जो है 380 वगैरह के थोड़ा बहुत डिफिकल्ट होंगे. तो फॉर द टाइम दूसरे ऑर्डर नेम्स है वहाँ पर थोड़ा इंटरेस्ट लग रहा है, जैसे अशोक लीलैंड वगैरह हो गया. यहाँ पे फिलहाल हमने कहा है कि शॉर्ट टर्म के लिए यहाँ पे बाय नहीं करना चाहिए. लॉन्ग टर्म का भी मुझे नहीं लगता है कि इसमें बहुत ज़्यादा डेंट पड़ा है. लॉन्ग टर्म ट्रेंड स्टिल रिमेंस गुड, बट शॉर्ट टर्म में इसमें एक इशू है. जी निताशा, ये आईसीआईसीआई बैंक पर क्या व्यू है?
जिस तरह से बड़े कॉर्पोरेट्स डेट रिस्ट्रक्चरिंग कर रहे हैं, एसआर और ओएफ की जब से डील हुई तब से ये स्टॉक लगातार चल रहा है, आज फिर से 4.5% ऊपर ट्रेड कर रहा है। अभी क्या बायर है आईसीआईसीआई बैंक पर या फिर कोई और व्यू है? ये आपने जैसे बताया कि जो कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग हो रही है उसका बेनिफिट आईसीआईसीआई को डेफिनेटली मिल रहा है। एसआर ऑयल की जो डील हुई है वो बहुत बड़ा पॉजिटिव रहा है, लेकिन अभी भी बैलेंस शीट में काफ़ी ऐसे लोन्स हैं जिसकी वजह से एक रिस्क है एसेट क्वालिटी को। ऑब्वियसली जैसे जैसे वो लोन्स जो हैं वो रीपे हो जाएं या वो रिस्ट्रक्चर हो जाएं तो बैंक का जो रिस्क है वो कम होता जाएगा, लेकिन एज ऑफ नाउ दैट रिस्क इज़ वेरी रियल, वेरी फंडामेंटल, एंड बिकॉज ऑफ दैट द नियर टर्म ग्रोथ सीम्स टू बी प्राइस्ड इन एट दीज वैल्यूएशंस। तो जो इन्वेस्टर्स इसमें अब निवेश करना चाहते हैं उनके लिए ये डेफिनेटली रिकमेंडेड नहीं होगा बिकॉज वैल्यूएशंस आर अ लिटिल एक्सपेंसिव। मिस्टर मुखर्जी, अब एग्जैक्टली टू व्हीलर स्पेस मैं थोड़ा सा इस पर फोकस करना चाहूँगा। वी हैव 3 कैंडिडेट्स, टीवीएस मोटर्स, बजाज ऑटो, हीरो मोटोकॉर्प। एक तो देखिए अक्टूबर का महीना वाकई काफ़ी अच्छा रहेगा शायद इनके लिए, क्योंकि सारे फेस्टिवल्स इसी में ही हैं। आपने पिछले 4-5 महीने के वॉल्यूम्स भी देखे, एंड स्पेशली कंसिडरिंग द एक्सपोर्ट फ्रंट, आई मीन जो इनका डिमांड रही है और जो सप्लाई रही है उसको देखते हुए आपको क्या लगता है, मैं एज ए इन्वेस्टमेंट व्हीकल टू व्हीलर स्पेस राइट नाउ लग कैसा रहा है आपको? I think I agree with you. I think September, October, November, once the full data for the festive season comes out, I think it will turn out to be a pretty good festive season, not just for two-wheelers. I think for cars, for washing machines, refrigerators, electricals, all our discussions with distributors, dealers, retailers suggest that the festive season this year is better than the festive season last year. But to translate that into a stock recommendation, I don't think will be a good idea. 2 or 3 months of good data on two-wheelers or on washing machines or electricals doesn't necessarily constitute a recovery. There are stocks in the auto sector which do make sense to buy. There are fundamentally well-run companies in the auto sector which do make sense to buy, and I also agree with you that the festive season is turning out to be good. But to translate that into a stock recommendation, I don't think will be fair. But needless to say, the main point that investors should take home is if there are 2 spots of brightness in our country, the first would be generally auto and consumer durable consumption, which is holding up pretty well. The other would be private sector banks focused on lending to consumers, or private sector banks, NBFCs lending to consumers who are doing very good business on the back of the consumer recovery.